हे गाइस व्हाट्स अप। तो कैसे हैं आप सब लोग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल दीपक यादव आईएएस एकेडमी। वेलकम टू द डेली हिंदू न्यूज़ एंड एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ 1 सितंबर 2020। तो गाइस आज तारीख है 1 सितंबर 2020 और है ट्यूसडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ यूपीएससी एंड अदर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो गाइस डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपको लेक्चर की पीडीएफ चाहिए और इस द हिंदू हाईलाइटेड न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए, यानी कि एज इट इज़ आपको ये न्यूज़पेपर चाहिए, तो आपको करना क्या है, डाउनलोड करना है टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव आईएएस एकेडमी। एज यू कैन सी आपको दिख रहा होगा, क्लिक करना और नीचे ज्वाइन का ऑप्शन आ रहा होगा, ज्वाइन कर लेना। और अगर आपको नहीं मिलता है चैनल, कोई बात नहीं, लिंक जो है इसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में से जाकर भी क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे जो है नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। जैसा कि आज हमारे न्यूज़पेपर में ईडी के बारे में चीज़ें बताई गई हैं, तो उसका पिछला उसका बैकग्राउंड एनालिसिस, कॉन्टेक्स्ट, टर्म्स, फैक्ट्स, ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दी गई हैं और एक आंसर राइटिंग फ्रेम करके आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। एडिटोरियल की आंसर राइटिंग फ्रेम करके आपको यहाँ पे टेलीग्राम पे सारी चीज़ें मिल जाती हैं, यानी कि आपको एक कंप्लीट पैकेज मिल जाता है द हिंदू एनालिसिस का। तो गाइज ज़रूर ज्वाइन करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ऐसे ही डेली द हिंदू एनालिसिस के लिए, क्योंकि हम लोग डेली द हिंदू एनालिसिस अपलोड करते हैं और एक मॉर्निंग में 5 बजे डेली करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड करते हैं। ठीक है, अगर आपने ये दोनों वीडियो देख ली तो आपको और कुछ प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इन दोनों वीडियो में सारी चीज़ें कवर कर देते हैं। चलो फिर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 1 के ऊपर आते हैं और देखेंगे कौन सा आर्टिकल्स हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आप ये वाला आर्टिकल देख रहे होंगे। आर्टिकल क्या कह रहा है, पीएलए एग्रेशन देखा गया है पोंगोंग तोक्सो लेक में। ठीक है, अभी यहाँ पर ये पेगोंग कहाँ पर है, जो हम ये एलएसी पर आपको पता होगा क्या सिचुएशन बनी कि इंडिया और चाइना के बीच में अभी बहुत ज़्यादा बुरी सिचुएशन बन रही थी बॉर्डर को लेकर, है ना, कि जो चाइना की आर्मीज़ हैं वो इंडिया में बार बार घुसती भी जा रही थी। तो अभी वहीं पर एक एरिया है हमारा पोगोंग, यहाँ पर पेंगोंग तोसो, ठीक है, यहाँ पर वहीं पर एक एरिया है। तो अभी क्या देखा, अभी जो हमारी 29 और 30 अगस्त निकली है, ठीक है, 29 और 30 अगस्त निकली है, इन दोनों दिन पे ऐसा कुछ देखा गया कि रात में जो यहाँ पे चाइना की आर्मी थी वो फिर से घुसने की कोशिश कर रही थी, लेकिन क्या करा है इंडिया के यहाँ पे आर्मी ने उसको रोक लिया और वहाँ पर जो है प्रोटेक्ट करा है। तो यही बातें यहाँ पर बताई जा रही हैं कि जो आर्मी है चाइना की, पीएलए, जिसे हम लोग पीपल लिबरेशन आर्मी कहते हैं, वो वापस एंटर कर रही थी और जो स्टेटस ऑफ को तैयार किया गया था, मतलब तय करा गया था दोनों के बीच में कि एक दूसरे की सोवरेनिटी को परेशान नहीं करेंगे, एक दूसरे की सोवरेनिटी को यहाँ पर जो है नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, तो वो चीज़ तोड़ने की यहाँ पर पूरी पूरी कोशिश कर रहा था चाइना। तो चलो फिलहाल अभी यहाँ पे आर्टिकल, तो खैर ये एक समझने के लिए आर्टिकल है, इसमें से अभी कोई आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, ठीक है, लेकिन आप ये समझ सकते हो आर्टिकल, क्योंकि ये छोटा छोटा स्टेप है, छोटे छोटे स्टेप से ही यहाँ पे कुछ बड़ा हो जाता है। ओके, नाउ कंप्लीट करा हमने आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल आपको ये वाला दिख रहा होगा कि जीडीपी जो है हमारा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फर्स्ट क्वार्टर में काफ़ी तेज़ी से गिर चुका है, यानी कि 23.9% यहाँ पे गिरता हुआ दिखाई दिया है। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपको पता ही होगा, यानी कि इससे पता लगाया जाता है कि कंट्री की हालत क्या है, कंट्री के पास कितना पैसा है, कंट्री में मतलब कितने वेल्दी लोग हैं। तो ये सारी चीज़ें पता चलती हैं जीडीपी से कि कितना यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कितनी सारी चीज़ें यहाँ पर जो पूरी ऑल ओवर दी मतलब कंट्री के बाउंड्री के अंदर सारे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो जीडीपी में काउंट होती हैं। ठीक है, तो जीडीपी यहाँ पर हमारी गिर चुकी है 23.9% से, यानी कि बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो रही है इंडिया की इकॉनमी की, अर्थव्यवस्था की। और यहाँ पर देखोगे पिछले यहाँ पर 10 सालों में ऐसी इतनी तेज़ी जीडीपी नहीं गिरी है जितनी अब की बार यहाँ पर ऐसा दिखा है। 10 सालों में क्या लगाओगे, और भी 20-30 सालों में ऐसी जीडीपी हमारी पहले नहीं कॉन्ट्रैक्ट हुई है जितनी अब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट होती हुई दिख रही है। नेक्स्ट आर्टिकल ये वाला, आप कल को आपको यहाँ पे कल पता चला होगा, जो हमारे एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे प्रणब मुखर्जी, इनकी डेथ हो गई, एक्सपायर हो गए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इनकी वही तबीयत वगैरह ख़राब थी, जो कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए थे, और उसके बाद यहाँ पर कि काफ़ी टाइम से इनकी तबीयत ख़राब थी, जैसे कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे डेली बेसिस पर, हम डिस्कस करते हैं कि तबीयत में सुधार नहीं है, तबीयत में सुधार नहीं है। तो फिर यहाँ पर अभी ये सिचुएशन देखने को मिली। ये साल बुरा होता जा रहा है और ज़्यादा बुरा होता जा रहा है, तो हमारे एक और जो महान हस्ती, एक और पर्सनैलिटी, इनकी भी यहाँ पर डेथ हो गई। ओके, याद रखना जो प्रणब मुखर्जी के बारे में, एक बहुत ही अच्छे यहाँ पे आदमी हैं और बहुत सारी बुक्स वगैरह लिखी हैं इन्होंने, इनकी बुक्स रेफ़र करना, बहुत कुछ आपको सीखने को भी मिलेगा। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल आपको ये दिख रहा होगा
इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी आगे, हमारे एडिटोरियल में भी है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 रुपये का फाइन लगाया है प्रशांत भूषण साहब के ऊपर। अब यहाँ पर प्रशांत भूषण वाला केस आपको पता ही होगा, मैंने बहुत बार समझाया है, बहुत बार समझाया है। अभी भी समझ में आपके पास अभी भी मतलब नोट्स वगैरह ना हो तो आप टेलीग्राम पे जाओ, टेलीग्राम पे डालोगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, उसमें जाकर सर्च बॉक्स में, तो फिर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। सॉरी, आपको नहीं मिलेगी, वो तो मेरे को मिलेगी, लेकिन अगर आप जाके क्या करोगे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में से जाकर और थोड़ा सा नीचे की साइड स्क्रॉल करना, तो आपको ऊपर उसके रिगार्डिंग नोट्स मिल जाएंगे। प्रशांत भूषण केस वाला मैंने पूरे के पूरे नोट्स डाल रखे हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है, कौन सा आर्टिकल्स में आता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको वहाँ पर नोट्स के फॉर्म में दे रखी है, तो आप जाके वहाँ से अवेल कर सकते हैं। लाओ, यहाँ पे अभी बात क्या हो रही है, जो केस था रिजॉल्व होता हुआ दिखा। अभी यहाँ पर फाइनल डिसीजन क्या सुनाया सुप्रीम कोर्ट ने। अब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट क्या है वो मैं भी आपको डिटेल में बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना क्या जजमेंट दिया। लेकिन फाइनली यहाँ पर 1 रुपये का फाइन जो है लगा दिया है, किनके ऊपर, प्रशांत भूषण के। 1 रुपये का फाइन, ठीक है, आप ये याद रखो, 1 रुपये का फाइन। तो फिर ये मतलब इतना स्मॉल अमाउंट क्यों लगाया है, ये सारी बातें अभी हम करेंगे। नाउ आगे बढ़ते हैं, हमने कवर करे 3-4 आर्टिकल फ्रंट पेज के। नाउ पेज नंबर 2 के ऊपर आते हैं। पेज नंबर 2 पे हमारे लिए कोई आर्टिकल इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट होंगे वही कवर करेंगे हम लोग, ज़्यादा टाइम हम फालतू में वेस्ट नहीं करने वाले। पेज नंबर 6 के ऊपर आए तो पेज नंबर 6 के ऊपर आपको ये वाला आर्टिकल दिख रहा होगा। ये आर्टिकल क्या कह रहा है, प्राइमा फेसी एविडेंस मिला है अगेंस्ट नरवाल। नरवाल का नाम एक टाइम पे काफ़ी ज़्यादा फेमस था, याद होगा आपको। फरवरी के टाइम पे, मार्च के टाइम पे जब दिल्ली राइट चल रहे थे, दिल्ली में दंगे चल रहे थे सीएए को लेकर और बाकी चीज़ों को लेकर, खूब दंगे चल रहे थे। पुलिस वाले भी यहाँ पर खूब ज़्यादा लगे पड़े थे, खूब बजाया सबको। जेएनयू स्टूडेंट्स वाले भी यहाँ पर थे, तो आपको पता होगा कितना ज़्यादा दंगे चल रहे थे दिल्ली में, है ना। तो फिर वहाँ पे एक हमारी एक पर्सनालिटी है नरवाल। अब यहाँ पर ये कौन है, चलो इसके बारे में बात करते हैं। दिल्ली कोर्ट ने रिमार्क करा, क्या बोला कि जो यहाँ पे प्राइमा फेसी एविडेंस है, अभी प्राइमा फेसी एविडेंस क्या होता है मैं भी आपको बताऊंगा। ये जो है एक प्रूवन एविडेंस मिला, जो कि पिंजरा तोड़ एक्टिविस्ट नताशा नरवाल जो कि इन्हों कहा गया है पिंजरा तोड़ एक्टिविस्ट, इन ये अरेस्ट इन द करेक्शन विद द नॉर्थ ईस्ट दिल्ली राइट्स, यानी कि इनके खिलाफ जो है प्राइमा फेसी एविडेंस मिला है कि भाई ये इस चीज़ में शामिल थी और ये इस राइट में शामिल थी और इनका काफ़ी बड़ा रोल था इस दंगों में। उसके बाद यहाँ पर देखोगे इनके पास जो है कि दिल्ली हाई कोर्ट के पास जो है काफ़ी सारा मटेरियल आया, मटेरियल यानी कि एविडेंस के फॉर्म में, प्रूफ के फॉर्म में, ठीक है। तो अब यहाँ पे गाइज ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, ठीक है, कि यहाँ पर कौन है ये नताशा नरवाल, ये सारी चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बट दी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे प्राइमा फेसी। ये प्राइमा फेसी एक न्यू वर्ड, मतलब सुना होगा आपने पहले भी, लेकिन आप कुछ चीज़ें यहाँ पर पता होंगी, या फिर जैसे कि हम लोग वर्ड सुन लेते हैं, उसके बारे में हम लोग स्टडी नहीं करते तो हम लोगों को पता नहीं होता। तो वर्ड पता है बस खाली, बहुत से लोगों को वर्ड ही वर्ड का नाम पता होगा प्राइमा फेसी, लेकिन इसके बारे में नहीं पता होगा। चलो मैं बताता हूँ। ये प्राइमा फेसी होता है एक एविडेंस यानी कि एक प्रूफ होता है। इसके बारे में थोड़ी बहुत बातें मैंने टेलीग्राम पर पोस्ट कर रखी हैं, चलो उसको देख लेते हैं। तो देखो प्राइमा फेसी क्या है, अगर हम कॉमन लॉ ज्यूरिसडिक्शन में देखें तो ये एक एविडेंस का काम करता है। चलो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लो एक पर्टिकुलर पर्सन है एक्स, ठीक है, और इसने केस कर दिया वाई के लिए, ठीक है, इसने जो है केस कर दिया वाई के लिए, वाई के ऊपर केस कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि भैया कोई ठोस सबूत नहीं है, जब कोई हमें ठोस सबूत मिलेंगे तभी हम आगे प्रोसीडिंग्स कर लगाएंगे, ठीक है। तो फिर उस ठोस सबूत को क्या बोलेंगे, प्राइमा फेसी। अब ये प्राइमा फेसी जो है जब ये देगा एक्स सुप्रीम कोर्ट को कि भैया जो है अब यहाँ पे प्राइमा फेसी मेरे पास है, एविडेंस सबूत मेरे पास है, और अब इस जो केस है इसको आगे बढ़ाई जाए, इसकी प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ाए जाएं, तो फिर जाके सुप्रीम कोर्ट आगे कुछ करेगा। अदरवाइज जब तक प्राइमा फेसी नहीं आएगा तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर कुछ नहीं करने वाला, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, ओके। तो फिर यहाँ पर प्राइमा फेसी के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। प्राइमा फेसी एक एविडेंस है, एक प्रूफ की तरह यहाँ पे काम करता है। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल आपको ये दिख रहा होगा, ईडी ने अरेस्ट करा किसे, ताहिर हुसैन को, फॉर मनी लॉन्ड्रिंग। अब ईडी यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए, सभी को समझ में आ गया, जो डेली व्यूअर हैं, जो डेली एनालिसिस देखते हैं उनको समझ में आ गया होगा क्या इंपॉर्टेंट है। ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, चलो इसको डिस्कस करेंगे आज। लेकिन पहले सोच लो यहाँ पर, पहले इस आर्टिकल को देख लो कि ये आर्टिकल क्या कह रहा है। ये आर्टिकल कह रहा है कि ईडी ने अरेस्ट किया ताहिर हुसैन को फॉर मनी लॉन्ड्रिंग। अब यहाँ पर गाइज एक क्वेश्चन आता है, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है। मनी लॉन्ड्रिंग जो कि लोग क्या करते हैं कि अपना जो काला धन होता है उसे वाइट में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना।
वैध बनाने की कोशिश करते हैं काले धन को। तो वो जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसके अगेंस्ट यहाँ पे ईडी ने अरेस्ट किया है इसको, ताहिर हुसैन को। तो फिर अब हम डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर ईडी है क्या। तो डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट या फिर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ये एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, यानी कि जो कानून वगैरह है इसको लागू करती है। किस चीज़ से रिलेटेड? इकोनॉमिक क्राइम्स होता है, इकोनॉमिक क्राइम से रिलेटेड और मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड यहाँ पर जो है ये कानून वगैरह लागू करती है। उसके बाद ये पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये इतनी सारी जगहों के जो है पार्ट है। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ ऑफिसर्स फ्रॉम द इंडियन रेवेन्यू सर्विस, यानी कि जो एनफोर्समेंट डायरेक्टर ये बॉडी है हमारी ईडी है, इसमें कौन कौन से ऑफिसर्स रहते हैं देखोगे यहाँ पे। इंडियन रेवेन्यू सर्विस आईआरएस, जो कि आप लोग जिसकी प्रिपरेशन कर रहे हो यूपीएससी की, अगर आप क्लियर करोगे तो फिर सर्विसेज जो मिलती हैं वो भी यहाँ पर इस बॉडी में चले जाते हैं, जैसे कि आईआरएस, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस एंड इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ये सारे सर्विस वाले पर्सनस भी जो हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में वर्क करते हैं। उसके बाद ये जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बॉडी आई, ये कब आई थी? 1 मई 1956 में इसको लाया गया था। क्यों लाया गया था? कि जो हमारे इकोनॉमिक क्राइम्स हो रहे हैं इंडिया में, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, उसको कॉम्बैट करने के लिए लाया गया कि भैया यहाँ पर इसके लिए कोई बॉडी नहीं है तो इसके लिए एक बॉडी बनाई जाए और सारी चीज़ों को देखभाल करके यहाँ पर जो है ये बॉडी काम करती है। नाउ आगे बढ़ते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा आपको ईडी क्या होती है, क्योंकि क्वेश्चन बन सकते हैं ईडी से और क्वेश्चन बनते हुए आते हैं। खाली यूपीएससी में नहीं, सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स में क्वेश्चन काफ़ी सारे बनते हैं ईडी से, तो याद रखना। और इस समय तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर न्यूज़ में है, क्योंकि अभी सुशांत सिंह केस में भी यहाँ पर ईडी का काफ़ी बड़ा रोल प्ले हो रहा है। ओके, पेज नंबर 7 के ऊपर आते हैं। पेज नंबर 7 पे हमारे लिए कोई आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है। पेज नंबर 8 पर, दैट इज़ एडिटोरियल। एडिटोरियल होता है हमारे यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, सभी को पता है। तो गाइज यहाँ पे पहले एक बार नज़रिया मार ले रहे हैं कौन कौन से एडिटोरियल को डिस्कस करना है हमें। ये वाला एडिटोरियल जीएसटी से रिलेटेड, वही यहाँ पर जो कि अभी बात हो रही है कि सेंटर जो है स्टेट को पे करेगा, और यहाँ पे कुछ हमें बार्गेन की ज़रूरत है, न्यू बार्गेन की ज़रूरत है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और ये जो पूरा केस है आज मैं फिर से समझाऊंगा, ये जीएसटी वाला। ओके, तो एंड तक देखना। उसके बाद ये वाला जो हमारा आर्टिकल है वही सुप्रीम कोर्ट वाला, कि अभी 1 रुपये वहाँ पे फाइन करा प्रशांत भूषण के ऊपर, इसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो ये वाला आर्टिकल है ये हमारा अनलॉक 4.0 की गाइडलाइंस के ऊपर है, कि अब यहाँ पर अनलॉक 4 में और भी चीज़ें खुल चुकी हैं, तो फिर अपना जो है ख्याल रखें और ज़्यादा अच्छी तरीके से रहना सीखें। और ये वाला आर्टिकल, इसके ऊपर आपके पास शाम को सेपरेट वीडियो आएगी जिसमें हम लोग काफ़ी सारे टर्म्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसके बारे में हम डिटेल में वीडियो लेकर आएंगे। आज शाम को ये इसके ऊपर वीडियो अपलोड होगी और पूरा का पूरा आपको इन सब चीज़ों के बारे में जानने को मिलेगा, जितनी भी टर्म्स हैं। और एक अच्छा आर्टिकल है इसी वजह से यहाँ पर इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाने को मिलेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसको डिटेल में डिस्कशन करना है और फिर यहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, दैट इज़ वाई। उसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल है ये वाला एडिटोरियल है, इसको डिस्कस करेंगे हम लोग कि कुछ हमारे सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्सेस से रिलेटेड आर्टिकल है, कि यहाँ पर इंग्लिश को भी इम्प्लीमेंट करा जाए, क्योंकि कुछ चीज़ें देखी गई जिसकी वजह से ये कहा गया। चलो उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये वाला आर्टिकल देख रहे हैं। अभी देखो जीएसटी के साथ हुआ क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के साथ हुआ क्या है कि अभी यहाँ पर हमारी जीएसटी की 41st काउंसिल मीटिंग हुई, ठीक है, सभी को पता है यहाँ पे 41st काउंसिल मीटिंग हुई। तो उसमें कुछ चीज़ें यहाँ पर देखी गई। क्या देखी गई? कि जो हमारा जीएसटी कलेक्शन है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस वन, यानी कि पहले से जो हमारा जीएसटी कलेक्शन अब का है वो बहुत ज़्यादा कम है। यानी कि पहले जीएसटी कलेक्शन हमारा पर मंथ के आसपास 1 लाख करोड़ के आसपास हुआ करता था, ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पर महीने में कैसा कलेक्शन निकला, 65,000 के आसपास जो है ये कलेक्शन निकल रहा था। तो आप समझ सकते हो कितना बड़ा गैप है। और ये गैप काउंट करके पता है कितना बताया गया? यहाँ पर गैप ये काफ़ी ज़्यादा निकल के आया। और तो यहाँ पर ये सिचुएशन क्या देखने को मिल रही है? सिचुएशन ये देखने को मिल रही है कि अब जीएसटी कब लागू हुआ था। मैं आपको थोड़ी बहुत हिस्ट्री बताता हूँ, जीएसटी कब लागू हुआ था। आपको याद होगा 2017 एंड 1 जुलाई को यहाँ पे जीएसटी जो है लागू लाया गया। अब जीएसटी जब लाया जा रहा था तो स्टेट जो है अगेंस्ट था, इसके स्टेट खड़ा हो गया इसके अगेंस्ट, ठीक है, सेंटर के अगेंस्ट स्टेट खड़ा हो गया। क्यों खड़ा हुआ? स्टेट ने बोला, राज्य ने बोला कि अगर जीएसटी लागू होगा तो जो हमारा रेवेन्यू है, हमारी कंपनीज हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, उनका रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा है वो डाउन हो जाएगा, उनकी इनकम कम हो जाएगी, क्योंकि जीएसटी आ रही थी, नए नए टैक्स लगते, तो फिर क्या होता, उनकी रेवेन्यू डाउन हो जाती। अब रेवेन्यू डाउन हो जाती, ये देखने के बाद जो है स्टेट जो है इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे,
राज्य इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन फिर सेंटर ने एक नया जो है यहाँ पर प्लान रख दिया इनके सामने। क्या रखा कि चलो अब यहाँ पर आपकी रेवेन्यू जनरेट नहीं होगी तो हम क्या करेंगे, केंद्र सरकार जो है, सेंटर जो है स्टेट को कंपनसेशन देगी, यानी कि जितना गैप होगा वो कंपनसेशन देगी, जिससे कि यहाँ पर उसका रेवेन्यू तो अगर कम होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन उसकी ग्रोथ जो है वो बढ़ती रहेगी। सरकार जो है वो पैसा दे देगी स्टेट को। ठीक है, अब यहाँ पर कब तक देने को कहा, अब यहाँ पर देखोगे आप 2017 में जो है ये चीज़ें लागू करी गई। 2017 में कहा गया कि हम लोग आपको कंपनसेशन दे देंगे। तो ये भी कहा गया कि अगले 5 साल तक हम आपको कंपनसेशन देंगे। अब क्योंकि 5 साल के बाद तो चीज़ें सही होने लगेंगी ही, ठीक है, फिर ग्रोथ तो अच्छी होने लगेगी जब जीएसटी अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाएगी। तो फिर ये कहा गया कि हम नेक्स्ट 5 ईयर तक आपको जो है कंपनसेशन देंगे, यानी कि 2017 से आप मान लो 2022 तक ये कंपनसेशन देंगे। लेकिन अभी यहाँ पे क्या सिचुएशन बनी, लॉकडाउन की वजह से, पैंडमिक की वजह से जो है जीएसटी का कलेक्शन इतना अच्छा खासा नहीं हो पाया। अब कलेक्शन नहीं हो पाया तो स्टेट वो सेंटर के पास पैसा कहाँ से आए। अब सेंटर के पास पैसा नहीं आया तो सेंटर स्टेट को कैसे पैसे देगा। ठीक है, ये इशू काफ़ी ज़्यादा उठा कि अब यहाँ पर जो है सेंटर स्टेट को किस तरीके से पैसा देगा जब सेंटर के पास ही पैसा नहीं आया, जीएसटी कलेक्शन इतना आया ही नहीं। तो यहाँ पे बात क्या हो रही है कि सेंटर ने 2 ऑप्शन रख दिए स्टेट के सामने। क्या ऑप्शन रखे कि आपको चलो हम लोग दे देते हैं, लेकिन 2 ऑप्शन रखे। एक तो 97,000 करोड़ रुपीज़ का कि आप अगर लेना चाहते हो तो आप जो है 97,000 करोड़ रुपीज़ यहाँ पर ले सकते हो। उसके बाद एक दूसरा ऑप्शन रखा 2.35 लाख करोड़ रुपीज़ का। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, आपको लग रहा होगा कि जो स्टेट है वो बड़ा वाला अमाउंट लेगा, उसे बड़ा वाला अमाउंट लेना चाहिए, 2.35 लाख करोड़ रुपीज़ वाला लेना चाहिए। लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस भी रख दी। कंडीशंस ये रख दी कि अगर यहाँ पे 97,000 करोड़ रुपीज़ उठाता है स्टेट, ठीक है, तो फिर यहाँ पर जो क्या करेगा हमारा सेंटर है वो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से इतना लोन दिला देगा एट अ रीजनेबल इंटरेस्ट, यानी कि बहुत कम इंटरेस्ट पे जो है लोन दिला देगा, ताकि जो है सेंटर वो ताकि जो है स्टेट के पास पैसा भी आ जाए और धीरे धीरे वो चुका भी दे। लेकिन यहाँ पे जो 2.35 लाख करोड़ रुपीज़ का है, इसमें क्या होगा कि जो स्टेट है वो मार्केट से पैसा उठाएगा, मार्केट से पैसा उठाने के बाद जो है उसमें आरबीआई उसकी हेल्प कर देगा। अब जो है यहाँ पे और ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगी। लेकिन अभी हम देखते हैं, क्योंकि क्या बोला कि सेंटर ने ये बोल दिया था जब ये दोनों ऑप्शन दिए, ये दोनों ऑप्शन देने के साथ साथ बोल दिया कि अपना जो आंसर है आप हमें 7 दिन के अंदर अंदर बता दें। तो अभी 7 दिन हुए नहीं हैं, 4 दिन हुए हैं, तो अभी देखना पड़ेगा अभी और क्या सिचुएशन आएगी और यहाँ पे क्या चीज़ें ये एक्सेप्ट होती हैं या नहीं होती हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने को आने वाले टाइम में आपको मिलेंगी। ओके, उसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने कोविड पैंडमिक यानी कोविड-19 को क्या बोला, एक्ट ऑफ गॉड बोला। एक्ट ऑफ गॉड, ठीक है, एक्ट ऑफ गॉड से आपको एक पिक्चर भी याद आ गई होगी, आई होप सभी को याद आ गई होगी। तो एक्ट ऑफ गॉड बोला कि ये एक्ट ऑफ गॉड है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, तो इस बार आपका जो है ये कंपनसेशन नहीं बनता है, ऐसा बोला गया था। लेकिन फिर यहाँ पर इसके अगेंस्ट यहाँ पे चीज़ें देखी गई। फिर उसके बाद इन्होंने ये 2 ऑप्शन रखे, 97,000 करोड़ रुपीज़ का और 2.35 करोड़ रुपीज़ का। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा केस था। अब आप समझ गए होंगे ये पूरा का पूरा केस मैंने जो है इसका एक आंसर राइटिंग फ्रेम करके रख रखी है कि अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन आए ये जीएसटी इशू वाला, तो देखोगे ये पूरा का पूरा आंसर राइटिंग, यही जो मैंने बातें बताई हैं ना आपको, ये एक एक लाइन में वही बातें लिखी हैं, क्योंकि मुझे तो रट गया है, मैं पढ़ा पढ़ा के जो है ये चीज़ें रट गई हैं, तो मैंने आपको ऐसे ही बता दिया, वही सारी चीज़ें यहाँ पर ये लिखी हुई हैं। उसके बाद जीएसटी क्या होता है उसके बारे में बात कर लें, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो आपको भी पता है यहाँ पर ये एप्लीकेबल किधर से होता है। जैसे कि मान लो ये मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, ये मैन्युफैक्चरर है और ये हो गया हमारा कंज्यूमर, यानी कि आप और मैं, ये हम गुड्स को कंज्यूम करेंगे। तो जो मैन्युफैक्चरर है वो क्या करेगा, गुड्स को बनाएगा, तो फिर वो बेचेगा। अब बेचेगा तो क्या करेगा, वो जीएसटी इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेगा, यानी कि जीएसटी लगाएगा। और आप और मैं जो है कंज्यूमर हैं, तो हम इसको कंज्यूम करेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम दोनों जीएसटी पे करेंगे, जीएसटी देंगे। और जीएसटी देंगे तो जो है गवर्नमेंट के पास कलेक्शन होगा जीएसटी का। तो जो जीएसटी है वो इम्प्लीमेंट होती है किस चीज़ के ऊपर, जो है सेल होता है गुड्स, सेल्स ऑफ गुड्स, सप्लाई की साइड पे यहाँ पर जीएसटी जो है इम्प्लीमेंट होती है। और यहाँ पे 3 टाइप्स की जीएसटी होती है, आपको ये पता होनी चाहिए, सेंट्रल जीएसटी, सीजीएसटी, स्टेट जीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके, तो ये हमारे जीएसटीज होती हैं, तो इसके बारे में याद रखना। और जब जीएसटी लाई गई थी तो 4 जो परसेंटेज है उसको पहले ही डिक्लेयर कर दिया गया था, जैसे कि 5%, 12%, 16% एंड 28%, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट आएगा तो वो इन चारों के अंडर में ही आएगा।
यानी कि कोई हमारा सस्ता प्रोडक्ट है, चीपर प्रोडक्ट है, तो उस पर 5% जीडीपी लगेगी, जीएसटी लगेगी जीडीपी कह रहा हूँ, जीएसटी लगेगी, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा कोई उससे महंगा प्रोडक्ट हुआ तो उसके ऊपर 12% जीएसटी लगेगी, उससे कोई महंगा प्रोडक्ट हुआ तो उसके बाद 16% जीएसटी लगेगी, और कोई लग्जरी प्रोडक्ट हुआ, बहुत ही महंगा प्रोडक्ट हुआ, बीएमडब्ल्यू कार हो गई, तो उसके ऊपर 28% जीएसटी लगेगी। ओके, तो ये हुआ हमारा जीएसटी का फंडा ख़त्म। यही सारी बातें इसके अंदर बोली गई। इसमें बोला गया कि भैया अब एक नए ग्रांड बिगेन बार्गेन की ज़रूरत है हम लोगों को, एक बहुत बड़े बार्गेन की ज़रूरत है इस चीज़ों के अंदर में, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक देखोगे आप, वो सभी टैक्स के बारे में समझाया गया है कि टैक्स जो अभी मैंने आपको बताया ना, ये सारी चीज़ें, वही सारी चीज़ें यहाँ पर पूरी की पूरी बताई गई हैं इस आर्टिकल में। ओके, नाउ नेक्स्ट आर्टिकल को डिस्कस करते हैं। ये वाला आर्टिकल अभी आप देखोगे, ये वाला आर्टिकल हमने अभी डिस्कस किया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने 1 रुपये का फाइन लगा दिया प्रशांत भूषण साहब के ऊपर कि आप 1 रुपये जमा करो, ठीक है। तो फिर चलो डिस्कस कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आखिर था क्या। तो यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर्स डाल रखी हैं, उसके थ्रू हम लोग देखेंगे। देखो फाइनल जजमेंट क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हम लोगों ने काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी प्रशांत भूषण को कि वो अपना जो इस चीज़ को माने कि मैंने गलती करी है, लेकिन वो इंसान जो है कोई भी चीज़ मानने को तैयार नहीं। उन्होंने एंड तक जो है अभी तक नहीं माना कि हाँ उनसे कोई गलती हुई है। ओके, पहली बात तो यही बोली। और ये सब देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंडे को यहाँ पे इम्पोज कर, यानी कल के दिन पे 1 रुपये इम्पोज कर दिया कि भैया आप 1 रुपये का चार्ज जो है पे करोगे, ठीक है। क्यों पे करा अभी हम डिस्कस करेंगे, पहले तो अभी हम और चीज़ें डिस्कस करें। जजमेंट के ऊपर आए तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि देखो फ्रीडम ऑफ स्पीच कैन नॉट बी कर्टेल, यानी कि लोगों का जो फ्रीडम, लोगों के पास जो हक है बोलने का, यही तो स्टेप उठाया था प्रशांत भूषण ने भी, ठीक है, यही स्टेप उठाया उन्होंने भी। तो जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो ऐसे ही रहनी चाहिए, लेकिन आपको इस तरीके से फ्रीडम ऑफ स्पीच का फॉलो करना है कि आप दूसरे को रिस्पेक्ट ना करो, ठीक है, इररिस्पेक्ट, ठीक है। दूसरे का जो है आप रिस्पेक्ट बनाए रखो, दूसरे की रिस्पेक्ट भी करो। लेकिन अगर आप जब फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो यहाँ पर इनको टारगेट करा जा रहा है किस बात को लेकर कि जो इन्होंने सीजीआई को लेकर 2 ट्वीट वगैरह करे थे, उनको जो है उनकी रिस्पेक्ट करी थी, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करी थी। तो फिर उसी को लेकर यहाँ पर वो कहा जा रहा है कि आप अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच को फॉलो कर रहे हो तो दूसरे की रिस्पेक्ट भी करना सीखो। तो ये सारी चीज़ें देखकर बोला गया कि प्रशांत भूषण साहब को अभी भी कोई भी गिल्ट नहीं है, कोई भी यहाँ पर अपना रिग्रेट नहीं है, पछतावा नहीं है कि मैंने ऐसा कुछ किया है। अब यहाँ पे एक छोटा सा अमाउंट जो है सुप्रीम कोर्ट ने चार्ज करवाया। क्यों चार्ज करवाया, ये बोला सुप्रीम कोर्ट ने, इफ़ वी डू नॉट टेक आ कॉग्निजेंस ऑफ सच कंडक्ट, अगर हम लोग इस तरह के आचरण का संज्ञान नहीं लेते हैं, इट विल गिव अ रॉन्ग मैसेज टू द लॉयर्स, यानी कि ये लॉयर्स के ऊपर, वकीलों के ऊपर एक गलत मैसेज का यहाँ पे संदेश जाएगा, ठीक है। हाउएवर बाय शोइंग मैग्निमिटी इंस्टेड ऑफ इम्पोजिंग एनी सेवरे पनिशमेंट, यानी कि हालांकि अदालत उदारता दिखा रही है, कोई कड़ी सजा लगाने के बजाय हम 1 रुपये का नामात्र के जुर्माने की सजा दे रहे हैं, ठीक है। क्यों दे रहे हैं आपको समझ में आ गया कि दूसरा जो है कि इसलिए दिया गया कि एक कॉग्निजेंस लिया गया, एक कॉग्निजेंस की वजह से यहाँ पर जो है, एक कॉग्निजेंस की वजह से जो है इसको चार्ज करा गया 1 रुपये को, कि जो बाकी लॉयर्स हो उनके ऊपर बुरा इम्पैक्ट ना पड़े, उनके ऊपर कोई गलत इम्पैक्ट ना पड़े। तो ये सारी बातें यहाँ पर बोली गई। नेक्स्ट आर्टिकल, ये वाला आर्टिकल आपको पता है अनलॉक 4 आ चुका है, तो अनलॉक 4.0 की गाइडलाइंस बताई गई हैं सारी की सारी। अब गाइडलाइंस को चलो, मैं आपने वैसे काफ़ी कल भी हमने डिस्कस करा था गाइडलाइंस को, चलो एक बार और डिस्कस कर ले रहे हैं, कोई बात नहीं। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे September 1 को क्या चीज़ें खुलेंगी, जो 50% जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, टीचिंग स्टाफ है, वो स्कूल जा सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस के पर्पज़ से, कि जो टीचर वगैरह है वो स्कूल जाए, अपनी ऑनलाइन क्लासेस वगैरह ले सकता है स्कूल जाकर। उसके बाद 7 सितंबर से मेट्रो रेल ओपन हो रही है। 21 सितंबर से अगर आप कोई फंक्शंस रख रहे हो तो रख सकते हो, उसमें 100% को अलाउ कर सकते हो, ओके। और क्या चीज़ें सेम रहने वाली हैं कि जहाँ पर अगर भी अभी भी वायरस काफ़ी ज़्यादा है, वायरस की संख्या ज़्यादा है, वायरस फैल रहा है अभी भी तेज़ी से, तो वहाँ पर लॉकडाउन वैसा का वैसा ही रहेगा। स्कूल कॉलेजेस अभी बच्चों के लिए बंद रहेंगे, सिनेमा हॉल्स थिएटर बंद रहेंगे, कोई अभी इंटरनेशनल एयर ट्रैवल नहीं करेगा। और जो है 65 साल की उम्र के जो लोग हैं वो घर पे ही रहें तो ज़्यादा अच्छा है। जो प्रेग्नेंट वेमेन है, 65 साल की उम्र के लोग हैं, और जो हमारे 10 साल से कम उम्र के बच्चे हैं वो सब घर में रहें तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो ये जो गाइडलाइंस बताई गई, गाइडलाइंस के साथ साथ बोला गया कि भाई अब और ज़्यादा सतर्कता की ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ओपन कर दी गई हैं, ओके। और जो ये वाला एडिटोरियल है इसके ऊपर आपको पास आज शाम को एक वीडियो आएगी, उसको ज़रूर देखना, ओके।
नाउ लास्ट जो ये वाला आर्टिकल है, ये वाला आर्टिकल आज क्या बोल रहा है यहाँ पे, एडिटोरियल का हमारा लास्ट है, एडिटोरियल का कह रहा हूँ। तो जो हमारी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स पर्सनल है, ठीक है, जिसे हम लोग CISF कहते हैं, तो इनमें जो पर्सनल है, इनमें जो हमारे वर्कर्स हैं, इनके कहा गया कि इनको इंग्लिश आनी चाहिए, ठीक है, इनको इंग्लिश आनी चाहिए। इनके लिए ऊपर क्या करना चाहिए कि देखो जैसे आप लोग ट्रेनिंग वगैरह करते हो तो ट्रेनिंग वगैरह में इनको इंग्लिश सिखानी चाहिए, क्योंकि इनका काम है एयरपोर्ट पे काम करना, एयरपोर्ट की प्रोटेक्शन करना, एयरपोर्ट के ऊपर चीज़ें देखना, है ना। तो अगर कोई फॉरेनर आता है, क्योंकि बहुत से लोग एयरपोर्ट पे आधे से ज़्यादा, मोस्टली 80% से ज़्यादा लोग जो है वो इंग्लिश बोलने वाले होंगे, तो जो CISF हैं वो भी अगर इंग्लिश हमारे आती होगी, उनको भी अच्छे तरीके से इंग्लिश आती होगी, तो एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। और कोई जो फॉरेनर, कोई विदेशी अगर आता है तो उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा कि यहाँ पे एक CISF के द्वारा उसका जो है वेलकम करा गया है। तो इस इन सब चीज़ों को देखते हुए बोला गया कि एक CISF पर्सनल को जो है जो है हमारे एक ऑफिसर को क्या होना चाहिए, एक इंग्लिश आनी चाहिए अच्छी तरीके से। नाउ आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 10 के ऊपर आते हैं। पेज नंबर 10 पे हमारा एक आर्टिकल आता है ये, और ये अच्छा आर्टिकल है आज का। इसमें क्या बोला जा रहा है, रेयर रेनाती चोला एरा इंस्क्रिप्शंस अनर्थ। यहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन मिला है। इंस्क्रिप्शन क्या होता है मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप ये देख सकते हो, मान लो एक पत्थर है, एक पत्थर है, इस पे कुछ गाड़ के, किसी चीज़ से गाड़ के, जैसे कि आप कुछ भी कह सकते हो, दूसरे पत्थर से गाड़ के कुछ भी लिख दिया हो, ठीक है। तो ये हमारा बहुत पहले जब इंडस वैली सिविलाइजेशन था, जब अपनी हिस्ट्री देखोगे ना, इतिहास देखोगे, तो वहाँ पे ऐसे इंस्क्रिप्शंस बहुत सारे मिलते थे। तो ऐसा ही इंस्क्रिप्शन आज के टाइम पे हमें मिला है, और वो पुराने ज़माने का, कौन से टाइम का, चोला एरर का, ठीक है, चोला डायनेस्टी का हमें एक ऐसा इंस्क्रिप्शन मिला है, अनर्थ करा गया है। और कहाँ पर है वो, आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में हम लोगों को ऐसा एक इंस्क्रिप्शन मिला है। अब ये बात किस चीज़ के ऊपर हो रही है, ये जो आर्टिकल है आपका आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि आर्ट एंड कल्चर में पूरा पूरा टॉपिक है, हमारा हिस्ट्री में टॉपिक है ये। तो अभी हम कुछ डिस्कस करने वाले हैं, रेनाती चोला एरा को हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, यह है क्या। देखो ये GS पेपर 1, जनरल स्टडीज पेपर 1, आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। रेनाती चोला डायनेस्टी जो कि रूल्ड करा था इसने रायलसीमा, ठीक है, रायलसीमा फ्रॉम 5th टू द 11th सेंचुरी, 5वीं से लेके 11th सेंचुरी तक जो है ये रूल करा गया। और उसके बाद जो तेलुगु इंस्क्रिप्शन था, देखो एक और इंस्क्रिप्शन की बात हो रही है, जो तेलुगु इंस्क्रिप्शन था तेलुगु चोला रूलर का, जिसका नाम था एरिकल मुत्तुरुजो धनंजय वर्मा, इसे हम लोग एरागुदी पाड़ू और ससनम कहते थे, ठीक है। ये जो हमारा इंस्क्रिप्शन है, इसको हम लोग ये नाम दिया हम लोगों ने, जो कि एंग्रेव किया गया था 575 सेंचुरी AD में इन द प्रेजेंट कडप्पा डिस्ट्रिक्ट। कडप्पा डिस्ट्रिक्ट में एक और जो है ऐसा हम लोगों को क्या जो है इंस्क्रिप्शन मिला था, ठीक है, इंस्क्रिप्शन करा गया था, चीज़ें यहाँ पर इंस्क्राइब करी गई थी पहले भी कडप्पा डिस्ट्रिक्ट में, और जो अभी मिला है, अभी भी हम लोगों को ये, अभी भी जो इंस्क्रिप्शन मिला है वो भी बिल्कुल सेम ही हमें कडप्पा डिस्ट्रिक्ट में ही मिला है, आंध्र प्रदेश के। ओके, तो यही चीज़ है जो आर्ट एंड कल्चर के आपके UPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और ढूंढता कौन है ये सारी चीज़ें, सबसे बड़ी बात, क्योंकि इसके बारे में मैंने आपको बताया अभी रिसेंटली जो है 7 न्यू सर्कल उसमें ऐड हुए हैं। तो याद आ गया होगा 7 न्यू सर्कल किस में ऐड हुए हैं, ASI में, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन सारी चीज़ों को ढूंढता है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए ASI भी, क्योंकि एक्सकेवेशन साइट वगैरह वो सारी चीज़ें जो है हमारा कौन रोल प्ले करता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और यहाँ पर ये प्रणब मुखर्जी के बारे में ही सारे आर्टिकल्स हैं, तो आप यहाँ पर जो है इनके बारे में पता ही है कि यहाँ पर क्या आपको देखने को मिला है। नाउ आगे बढ़ते हैं, आगे ये वाला आर्टिकल आप देख रहे होंगे, इंडिया चाइना के बारे में बात हो रही है। इंडिया चाइना को इक्विलिब्रियम की तरफ बढ़ना चाहिए, यानी कि दोनों को इक्वल होकर चलना चाहिए, क्योंकि एक चाइना जो है वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकॉनमी है, और इंडिया उसकी नेबर कंट्री है। अगर इंडिया नेबर कंट्री है चाइना की, तो दोनों को मिलकर चलना चाहिए। अगर दोनों मिलकर चलेंगे तो ज़्यादा पावरफुल रहेंगे और ज़्यादा अच्छी तरीके से जो है चीज़ों को टैकल कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आर्टिकल पूरा का पूरा यही सब बोला गया है कि दोनों का अगर एग्रीमेंट हो जाएगा तो ये बहुत अच्छी बात है, दोनों के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए, दोनों के बीच में जो है रिलेशंस अच्छे होने चाहिए, क्योंकि एक तो ये नेबर कंट्रीज़ है, ऊपर से स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ हैं। ओके, तो यही सारी चीज़ें यहाँ पर बोली गई हमारे जो है एक्सटर्नल अफेयर ऑफिसर के द्वारा, जो कि S जयशंकर हैं। ना आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट पेज पे आते हैं, पेज नंबर 13 के ऊपर। ये वाला आर्टिकल दिख रहा होगा, ये वाला आर्टिकल बहुत ज़्यादा यहाँ पे ट्रेंड कर गया है कि जो अगस्त की रेनफॉल है,
ठीक है, अगस्त में जो अभी हमारा अगस्त निकला है, मान लो आज ही तो 1 सितंबर है, कल अगस्त खत्म हुआ, तो पूरे अगस्त में इतनी बारिश हुई है जो कि पिछले 44 साल यानी कि पिछले 44 ईयर्स में अगस्त के टाइम पे बारिश नहीं हुई जितनी जितनी यहाँ पे 2020 के अगस्त में बारिश हुई है। याद रखना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपके लिए ना। आगे बढ़ते हैं और देखें हमारे लिए क्या है इम्पोर्टेंट, क्या है इम्पोर्टेंट। आज इस पेज की वजह से थोड़ी गड़बड़ी हो गई। देखोगे ये पेज जो है ना इतना चौड़ा है ये, वरना जो है ये दूसरा पेज जो है इतना पतला आया है। वरना अगर यहाँ पे ये पेज का साइज सही होता ना तो फिर ये इधर उधर नहीं होता, क्योंकि अभी देखोगे टिल्ट हो रहा है इधर उधर, है ना। चलो कोई बात नहीं, हमें तो पढ़ने से मतलब है, शिकायत थोड़ी ना करनी है किसी चीज़ से। तो गाइस चलो बातों बातों में यहाँ पे हुआ ख़त्म, यहाँ पर हुआ आज का हमारा लेक्चर ख़त्म। और कुछ यहाँ पर जैसे कि आप क्या करा करो, क्योंकि आपके पास देखो डेली न्यूज़पेपर आ जाता है, तो आप क्या करा करो कि क्योंकि देखो यहाँ पे लेक्चर जो है वो लंबा हो जाता है, फिर लंबा लेक्चर हो जाता है ना तो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता है। मुझे पता है ना, मैं ही खुद नहीं देखना पसंद करता 1 घंटे का लेक्चर, 1 घंटे या फिर 20 मिनट या फिर 50 मिनट, तो 60 मिनट यहाँ पे लेक्चर पसंद नहीं आने लगता है, फिर बोरिंग सा होने लगता है। 1 घंटे का लेक्चर होता है तो फिर तो गाइज यहाँ पर क्या करा करो, आपके पास न्यूज़पेपर आता ही है तो आप न्यूज़पेपर एक बार देखते होंगे, जो मैं चीज़ें समझा देता हूँ तो आपको देखना देखते होंगे, नोट्स वगैरह बनाते होंगे, बहुत अच्छी बात है। तो क्या करा करो कि जो इंडिया के कंपैरिजन में जितनी भी कंट्रीज़ यहाँ पे हमारे वर्ल्ड पेज पे प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि यहाँ पे अबू धाबी हो गया, पोर्टलैंड हो गया, तो इन सबको मैप में एक बार देख लिया करो। ठीक है, मैप में एक बार देख लिया करो, जैसे कि इंडिया के कंपैरिजन में लेबनान हो गया, रशिया हो गया, रशिया को तो पता ही है। तो ये इन सबको अगर आप देख लोगे तो आपकी जो मैपिंग है वो भी ज़्यादा बेस्ट हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा आप रोज़ 1-2 कंट्री देखते रहोगे तो आपकी मैपिंग भी इंप्रूव होती रहेगी। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, और बेल आइकन ज़रूर दबा देना डेली नोटिफिकेशन के लिए। और टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में से जाकर आप क्लिक करके टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से कल। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।